हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी राजू श्रीवास्तव साहब के बारे में। और राजू श्रीवास्तव साहब के बारे में बात करना इसीलिए भी मैंने ज़रूरी समझा। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इनके बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर कुछ टॉपिक्स आ जाते थे जिसमें फिर मेरा डाइवर्जन हो जाता था। कोई वेब सीरीज़ आ गया या कोई ऐसी कोई बात हो गई, तो ये टॉपिक जो था, ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी राजू श्रीवास्तव साहब के बारे में, वो थोड़ा सा पीछे पीछे होता होता बहुत ही पीछे हो गया। लेकिन अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा जो है ये सारी चीज़ें मैंने साइड पे रख दी हैं, तो अब मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी और राजू श्रीवास्तव साहब के बारे में बात करूँगी। हालांकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम था जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी, जिसने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत की थी। कई फिल्मों में काम उन्होंने किया, यहाँ तक कि दूरदर्शन पर भी अपने कॉमेडी का टैलेंट दिखाया। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हमें तो खैर उनको उनके बारे में अगर हमने ज़्यादा कहीं जाना, किसी शो से हमें उनके बारे में पता चला, या हमने उनकी पर्सनालिटी को, उनके टैलेंट को बहुत ही हाई नोट पर अप्रिशिएट किया, तो वो था लाफ्टर चैलेंज, जो सन 2005 में आया था। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ये वो मंच था जिस पर एक तरीके से जो है चैनल ने ये मुहिम निकाली थी कि एक टैलेंट को, एक रॉ टैलेंट को हम जो है प्लेटफॉर्म देंगे। हर शहर से, देश के कोने से जो लोग आएंगे अपने टैलेंट का हुनर दिखाएंगे, अपने कॉमेडी का हुनर एक तरीके से दिखाएंगे, और उसमें से फिर हम कुछ सिलेक्ट करेंगे, और कुछ सिलेक्ट करने के बाद उसमें से और कुछ सिलेक्ट करेंगे, और करते करते फिर एक ही जो है इस शो का विनर बनेगा, जो जिसमें जितनी काबिलियत होगी लोगों को हंसाने की, उसे ही हम लाफ्टर चैलेंज का विनर बनाएंगे। तो इतने लोग आए, और उनमें से शायद कई लोगों का नाम कुछ वक्त के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहा, और शायद उनमें से एक कपिल शर्मा भी थे, जो फिर आगे जाकर आज अपने नाम से एक कॉमेडी शो रन करते हैं। ये एक टाइम पर इसी शो में आए थे, और ये शो जीते नहीं थे, लेकिन हाँ, शायद पहचान के मामले में ये सबसे आगे रहे, क्योंकि जो एक्चुअली शो के जो विनर बने थे, आई थिंक उनका नाम सुनील पाल था, वो शो के विनर बने थे। लेकिन आप देखिए कि सुनील पाल कहाँ है और कपिल शर्मा कहाँ है। आज कपिल शर्मा के नाम से जो है एक प्रॉपर नेटफ्लिक्स पर एक शो चलता है, और ये शो पहले कलर्स टीवी पे आया करता था, फिर उसके बाद सोनी चैनल पर शिफ्ट हुआ, और अब नेटफ्लिक्स पर ये शो चलता है। और सुनील पाल ने जो है लाफ्टर चैलेंज शो को जीता, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो बस जगह जगह जाकर पॉडकास्ट में अपने बारे में बात करते हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उनको नेटवर्किंग जो है उनकी हुई नहीं, या फिर उन्होंने जिस तरह का कंटेंट जो आज की यूथ को पसंद है, जो क्रिंज कंटेंट, जो डबल मीनिंग जोक्स जो चलते हैं, वो उन्होंने शायद नहीं क्रैक किए, जिसकी वजह से जो है उनको इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं मिला है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि कपिल शर्मा ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उन्होंने यूथ के रुख को, यूथ के मूड को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉमेडी में कई बदलाव भी किए। वो एंकर भी बने। उन्होंने मतलब इतनी जल्दी तो खैर उन्हें भी फेम नहीं मिला। उन्होंने भी जो है अपना काम किया, और अपने आप को एक तरीके से इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी नेटवर्किंग तो करी है, और वो दिखता भी है और वो पता चलता भी है। यही वजह है कि उस शो का कंटेस्टेंट बन के, भले ही वो शो का विनर नहीं बने,
कंटेस्टेंट ज़रूर बने, लाफ्टर चैलेंज के विनर नहीं बने, लेकिन आज विनर से भी ज़्यादा जो है कपिल शर्मा का नाम है। सुनील पाल वो शो का विनर होके भी उनको लोग इतना नहीं जानते हैं जितना कि कपिल शर्मा को जानते हैं। जिस बंदे के नाम से एक पूरा शो आता है, द कपिल शर्मा शो, तो फिर आपको क्या लगता है उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसको कोई और किसी शो में जाकर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे उस शो में जितने भी कलाकार थे उनमें से कुछ तो कपिल शर्मा के शो में आकर ही उनके साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हैं। एक तरीके से कपिल शर्मा उनकी जो बेइज्जती करते हैं वो चुपचाप वो बेइज्जती सहकर जो हैं अपना पेमेंट लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं तो ऐसे से ही, क्योंकि सबको कमाना है, सबको काम करना है। और फिर ऐसे ही जब ऐसे शोज़ जब चलते हैं तो फिर दूसरे चैनल्स को भी एक तरीके से आइडिया मिल जाता है कि हम भी जो हैं अपने चैनल पर ऐसा ही कुछ शो शुरू करेंगे। तभी राइवल चैनल्स जो हैं वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और तभी सोनी पर कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो शुरू होता है और वहाँ पर भी जो है कॉमेडियंस को अच्छा खासा मंच मिलता है कि वहाँ पर वो एक सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के साथ मिलकर जोड़ी बनाकर, यानी कि एक सेलिब्रिटी है और दूसरा एक कॉमेडियन है, तो जोड़ी बनाकर जजेस के सामने परफॉर्म करते थे। तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था और यही वजह है कि कॉमेडी सर्कस काफ़ी लंबा चला और उसमें कपिल शर्मा भी थे, राजू श्रीवास्तव भी आए, बहुत सारे जो हैं कॉमेडियंस को चांस मिला और सुदेश लहरी और कृष्णा को उसी शो से बहुत अच्छी पहचान मिली। आपको याद ही होगा सुदेश लहरी और कृष्णा के परफॉर्मेंसेस, ख़ास तौर पर जब वो मीका की आवाज़ निकालते थे, मतलब पंजाबी में, और जो कृष्णा एक्ट करते थे वो शायद आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और भारती भी थी जो अर्चना बनकर आती थी और बहुत सारे टेलीविज़न आर्टिस्ट भी उसमें आते थे। तो मतलब एक तरीके से ये वो टाइम था जब कॉमेडी शोज़ की काफ़ी ज़्यादा भारी डिमांड होने लगी। तो ऐसे में जो ऐसे शोज़ में फिर क्या होने लगा कि डबल मीनिंग डायलॉग भी चलने लगे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होने लगे और फिर जो एक साफ़ सुथरी कॉमेडी थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई और क्रिंज डबल मीनिंग डायलॉग वाली कॉमेडी काफ़ी आगे निकल गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले के ज़माने में जो हैं जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ और उनके दोस्त विवेक के साथ, जिन्होंने आगे जाकर गदर मूवी में सनी देओल के बेस्ट फ्रेंड दरमियान का रोल किया, जो सनी देओल के साथ जाते हैं पाकिस्तान अपनी सकीना भाभी को लेने के लिए। ये वही विवेक हैं जिनकी काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी है। तो हम लोग जब छोटे थे ना तो इनका जसपाल भट्टी का हम शो देखा करते थे और मेरे दादा दादी को बड़ा पसंद था। मेरी दादी कहती थी अरे भट्टी का शो आ रहा है। वो जो फ्लॉप शो था उसमें जिस तरीके से नेचुरल कॉमेडी पूरी, एक तरीके से उसमें सटायर्स भी होते थे और ऐसे होते थे कि मतलब आपको ना आज भी अगर आप उनको देखेंगे यूट्यूब पर तो डेफिनेटली आप इतने कनेक्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि कॉमेडी मतलब नेचुरलिटी, मैं समझती हूँ कॉमेडी वो होनी चाहिए जिसको आपको सुनकर एकदम से आप कनेक्ट हो जाएं और आपके दिल से हंसी निकले। ये जो आजकल के व्हाट्सएप जोक्स, क्रिंज, डबल मीनिंग बातें, इससे हंसी नहीं आती है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आती है तो शर्म आती है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हो या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देख रहे हो। शायद जब हम छोटे थे तो हम भट्टी का शो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फ्लॉप शो नाम से जो आता था उसको देखा करते थे, तो भी हम बहुत इन्जॉय करते थे, जैसे कि 31st नाइट को। और राजू श्रीवास्तव साहब के भी दूरदर्शन के कुछ क्लिप्स मौजूद हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, जहाँ पर वो स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। शायद 90s की बात है, ये लेट 90s की बात है। मैंने राजू श्रीवास्तव को लेट 90s में एक शो आया करता था दूरदर्शन पे दोपहर में, 3 टाइम मनोरंजन, तो
अधिकारी ब्रदर्स का ये शो होता था, टी टाइम मनोरंजन। और आपको पता है इस शो की होस्ट कौन होती थी? स्मृति ईरानी, जो उस वक्त स्मृति मल्होत्रा थी, यानी कि आप लोगों की जो तुलसी थी वो उस शो को होस्ट किया करती थी। और काफ़ी यंग, स्लिम, ट्रिम, जीन्स पैंट पहन कर, किसी को भी नहीं पता था कि आगे जाकर सन 2000 में ये देश की सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय, प्यार करने वाली चहीती बहू बनेंगी तुलसी के नाम से। जो अब तो खैर अब आप देख ही रहे हैं, वो अभी भी इनका शो आ ही रहा है, और कैसा आ रहा है आपको पता है। खैर मैं बैक टू जाऊंगी राजू श्रीवास्तव जी के पास। राजू श्रीवास्तव जी काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अपनी पहचान के लिए वो काम कर रहे थे, और राजश्री प्रोडक्शन के साथ भी उन्होंने काम किया। मैंने प्यार किया मूवी में भी वो सलमान खान के साथ थे, और मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी वो ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन के साथ थे। और एक तरीके से काफ़ी, मतलब उनके रोल को इतना नोटिस नहीं किया गया। मतलब मैं ये कहूँगी कि उनके काम को हमेशा से अप्रिसिएशन तो मिला, लेकिन इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया गया जितना उन्हें लाफ्टर चैलेंज में नोटिस किया गया। और इसी शो से एक तरीके से घर घर में राजू श्रीवास्तव, गजोदर भैया के नाम से ऐसे फेमस हुए कि कई अवार्ड शोज़ में, रियलिटी शोज़ में उनके स्पेशल परफॉर्मेंसेस भी रखे। जैसे कि नच बलिए का जो सीज़न 2 था, उसमें एक स्पेशली एक सेगमेंट बनाया गया जिसमें राजू श्रीवास्तव को बुलाया गया, और वो किस तरीके से जजेस के ऊपर और कंटेस्टेंट के ऊपर जो जोक क्रैक करते थे। और इसी शो में बख्तियार और तनाज़ भी थे, और जो आगे जाकर बिग बॉस सीज़न 3 में बख्तियार और तनाज़ तो गए ही थे, साथ में राजू श्रीवास्तव भी इस शो में गए थे। और क्योंकि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे, और मैंने सुना है कि जब वो कोमा में थे, अपने लास्ट के दिनों में थे, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजी थी और उन्हें सुनाई थी उनके घर वालों ने, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी को बहुत मानते थे। और मुझे याद है जब बिग बॉस में वो स्टेज पर गए तो अमिताभ बच्चन जी के उन्होंने पैर भी छुए, और बहुत कॉमेडी उन्होंने करी, उन्हीं के सामने उनकी नकल करी। तो एक तरीके से बहुत अच्छी जर्नी मैंने राजू श्रीवास्तव साहब की देखी है। एज अ नच बलिए में वो अपनी वाइफ के साथ एज अ कंटेस्टेंट भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा नहीं है, कोई उनका ऐसा मंच नहीं था जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को ना आजमाया हो, और लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया। और सबसे ज़्यादा जो उनकी कॉमेडी करने का जो अंदाज़ था, वो बहुत ही सीधा सादा, सिंपल और आम इंसान से कनेक्ट करता हुआ। आप सोचिए, एक चलते हुए पंखे की भी वो नकल कर लेते थे, और उससे भी वो एक अच्छा एक हास्य कंटेंट बना लेते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। उनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था। और उनके जो इंटरव्यूज़ हुआ करते थे, जैसे कि आपकी अदालत, वाकई दिल से हंसी आती थी। कोई भी देखता था ना तो वो इन्जॉय करता था। खुद रजत शर्मा जो उनका इंटरव्यू कर रहे होते थे, वो भी जो है काफ़ी इन्जॉय करते थे। तो ये बात होती है, ये एक कलाकार की, एक असली कलाकार की पहचान होती है, जो हास्य कलाकार होता है, कि भाई वो जहाँ भी जाए अपनी बातों से समा बांध दे, सबको एक तरीके से मोहित कर दे, और बिल्कुल कहीं भी किसी को भी कुछ और सोचने का मौका ना दे। तो ये हमारे राजू श्रीवास्तव की कला थी, उनकी प्रतिभा थी, उनका हुनर था। और आप देखिए कि कितना ज़्यादा, मतलब जब उनकी डेथ के बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हुए हम सारे, क्योंकि जब जब उनके जोक्स वगैरह हम सुनते थे तो बहुत हंसते थे। मतलब ऐसे हंसते थे जैसे कि, मतलब किसी ने मानो जैसे कि, मतलब कि कोई ऐसी बात कर दी हो जो वाकई हमारे दिमाग में हो। जैसे कोई कहते ना, किसी की दुखती रग पे हाथ रख दो तो इंसान बहुत भावुक हो जाता है। तो ऐसे ही जब राजू श्रीवास्तव जी ऐसे जोक्स क्रैक करते थे तो लगता था कि अरे यार, ये तो हमारे घर में भी ये बात होती है। तो बड़ी जेन्युइन तरीके से हंसी आती थी। और जब उनके जाने का पता चला तो वाकई बहुत दुख हुआ।
दिल से ऐसा लगा कि कोई अपना कोई करीबी चला गया, वैसा ही दुख हुआ। और कहीं ना कहीं जो ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री है, वो भी अब आप देखिए ना, खाली होती जा रही है। जो अच्छा टैलेंट होता है, अब आप जितने भी अच्छे टैलेंटेड लोग थे, धीरे धीरे करके सब एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। और अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई टैलेंटेड हुनरबाज कोई अब ज़्यादा बचे हैं। और जो हैं उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनमें पोटेंशियल था और उनको मौके भी मिले, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे कि बिग बॉस सीज़न 2 में एहसान कुरैशी आए थे, ये भी लाफ्टर चैलेंज में थे। और बहुत सारे लोग आए, लेकिन वही वाली बात है कि ज़्यादा किसी की बनी नहीं। वो बात है कि उनको सपोर्ट भी नहीं मिला। आजकल तो देखिए जितने भी ये नए नए स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं, जब तक इनके पास भी जब तक सपोर्ट नहीं होती, ये लोग भी सरवाइव नहीं कर पाते। इनके पास सपोर्ट होती है तो इनको बैक टू बैक रियलिटी शोज़ मिलते हैं, बैक टू बैक ये रियलिटी शो जीत भी जाते हैं। इनको जितवा तो दिया जाता है क्योंकि भाई फिर इनके नाम से हेरा फेरी तो करनी होती है, कुछ दे कर तभी तो कुछ लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इनकी कोई ऐसी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जैसी कि पहले के ज़माने के जो आर्टिस्ट होते थे, चाहे फिल्मों के भी जो हास्य कलाकार होते थे, उनकी भी कितनी जेन्युइन फ़ैन फॉलोइंग होती थी। उनके लिए बाकायदा जो है वो रोल लिखे जाते थे। जैसे कि महमूद साहब, उनके लिए बाकायदा लिखा जाता था कि भाई महमूद साहब का कोई ना कोई ऐसा रोल होना चाहिए, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। और आप देखिए कोई महमूद साहब कोई क्या कोई ऐसा क्रिंज खराब कंटेंट बनाते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल उनके एक्सप्रेशंस होते थे, डायलॉग डिलीवरी होती थी। आप उनकी पड़ोसन फिल्म उठा लीजिए, मतलब कितने उनके परफॉर्मेंसेस हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, जो वाकई सराहनीय तो हैं ही और पुरस्कार पाने लायक हैं। तो ऐसे आप देखिए, बट आज की तारीख में आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो राजू श्रीवास्तव साहब की थी कि उन्होंने कभी भी जो है गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया, गलत उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्रिंज अभद्र बातों का, भाषा का कभी उपयोग नहीं किया, कोई भी डबल मीनिंग जोक उन्होंने नहीं बनाए। उनको पता था कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी है तो मुझे वहीं पर रहना है। हाँ, उन्होंने कुछ शोज़ ज़रूर किए साइन, जो आज के लोग जिन्हें काफ़ी देखते हैं, पसंद करते हैं, जैसे कि कॉमेडी सर्कस। लेकिन वही वाली बात है कि बैक स्टेज क्या इश्यूज़ रहे कि वो वहाँ तक ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। होते हैं कुछ लोग जो अपने असूलों पर, अपनी जो भी वो लेते हैं, अपना एक दायरे नियम को तोड़ने में विश्वास नहीं करते। उनको लगता है भाई हम 4 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन हम अपनी मर्यादा को बेचेंगे नहीं, जिसकी वजह से यही होता है कि फिर उनको काम मिलने बंद हो जाते हैं। और दूसरा, नेटवर्किंग, इनको काफ़ी अप्रोच किया जाता है अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए, जो ये ठुकरा देते हैं तो फिर इस वजह से भी ये साइड लाइन हो जाते हैं। अच्छा, जो इनका गजोदर भैया का जो था, जो ये स्किट करते थे, उस नाम को भी लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि किसी ने उसे अपनी फिल्म में यूज़ किया। तो राजू श्रीवास्तव ने कहा कि भाई इसकी परमिशन तो लेनी चाहिए थी। तो उसका भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगी। वो एक फ़िल्म को लेकर हुई थी, फिर बाद में शायद चीज़ें सॉर्ट हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो काबिल तारीफ़ थी, जिसको मुझे नहीं लगता कि कोई मैच कर सकता है। ठीक है, कुछ नाम एक दो सुनाई देते हैं जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। कपिल शर्मा का तो नाम सब जानते ही हैं और सब उन्हें देखते ही हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत उनको देखा है, ठीक है। लेकिन उनके जो पर्सनालिटी में ही नहीं, बल्कि उनकी जो मिमिक्री है, कॉमिक टाइमिंग है, उसमें भी काफ़ी बदलाव उन्होंने लेकर आए हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई जैसा फसाना, इतना जैसा ज़माना वैसा फसाना वाली बात हो गई कि भाई जो पब्लिक आजकल चल रहा है हम उस पर बात कर लेंगे, हमें क्या है।
कुछ इतने वो नहीं होते, जैसे कहते हैं ना जिधर वजन उधर भजन वाले होते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन जो लोग वजन और भजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने जो उनको जो सही लगता है वो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घाटे में ही रहते हैं। और ये राजू श्रीवास्तव जी का यूट्यूब चैनल भी था, और उन्होंने जो है इसे चलाया भी, वो इस पे वर्क भी करते थे। लेकिन अब तो खैर उनके शायद बच्चे या उनकी जो क्रिएटिव टीम होगी वो मैनेज करती है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है शायद उनके फैमिली मैनेज करती है। उनका एक भाई भी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन फिर बाद में ज़्यादा वो दिखा नहीं। राखी सावंत के साथ भी उन्होंने सोनी टीवी पर एक शो को लेकर आए थे, फिर बाद में फिर वो भी शो बंद हो गया। मे बी शायद वो लोग को इतना पसंद नहीं आया, क्या हुआ। ये सन 2007 की बात है। तो इस शो से कुछ चंद लोगों को ही फ़ायदा हुआ, बाकी तो वो सारे कॉमेडियंस आज कहाँ हैं पता नहीं है। हो सकता है उसमें से भी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हों या अपना यूट्यूब चैनल खोल कर बैठे हों, और कुछ तो गायब ही हो गए, नाम ही नहीं सुना। और अभी कुछ साल पहले, शायद 1-2 साल पहले, लाफ्टर चैलेंज दोबारा भी आया। लेकिन वही वाली बात है कि अब लोग काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि अब जो ऑडियंस है वो चेंज हो गई है। पहले ये लाफ्टर चैलेंज देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, और तब टेलीविज़न पर क्रिएटिविटी काफ़ी चला करती थी, तो लोगों को ये अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या है, जब से ये स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, चीज़ें बदली हैं, सोशल मीडिया कंटेंट आया है, तो अब ज़्यादा लोग इसी पर ही देख लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देख लेते हैं। तो अब कोई वैसे भी टीवी नहीं देखता, तो इस वजह से भी वो शो ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ। उसमें भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो खैर, राजू श्रीवास्तव जी की जो ये जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी थी। अभी तो बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ हमने उनका काम देखना था। लेकिन वही वाली बात है, एक्चुअली मैंने उनका इंटरव्यू सुना था द मुकेश खन्ना शो में। उनकी डेथ से कुछ महीने पहले ही मैंने देखा था, और उन्होंने बताया था कि कहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे लाफ्टर चैलेंज उन्हें मिला। ये सारी बातें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेंगी, जो कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे वो चले जाएंगे, और उनका जाना भी काफ़ी शॉकिंग था। कोई उम्र नहीं थी, 2 बच्चे थे उनके, और मतलब एक तरीके से उनकी वाइफ थी, और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड थे, और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और किया भी है। तो एक तरीके से बहुत नाम कमाया उन्होंने, नाम के साथ प्यार भी कमाया, और बहुत ही जेन्युइन प्यार उन्होंने कमाया, जो कि बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और यही वजह है कि आज भी हम राजू श्रीवास्तव को मिस करते हैं। मैंने तो काफ़ी उनका कंटेंट, उनकी कॉमेडी, कॉमिक टाइमिंग काफ़ी मैंने उनको देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, आई थिंक लेट 90s से उनका काम देख रही थी। मैंने तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी उनको नोटिस किया, और जब वो लाफ्टर चैलेंज में आए तो मैं हैरान रह गई कि ये कैसे आ गए। और मतलब कि मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे, ये शो तो नए लोगों के लिए है, लेकिन ये तो काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है। और उन्होंने भी बताया था कि जब मैं इस शो के लिए जा रहा था तो मैं काफ़ी संकोच में था कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सब नए लोग थे, और मैंने तो फिर भी इंडस्ट्री में काम किया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट थे सब मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो ये सारी बातें मुकेश खन्ना जी के शो में आकर उन्होंने बताई थी, और कैसे बताया था कि अपने ज़माने में एक फ़िल्म देखना कैसी उनके लिए बड़ी बात होती थी, और कैसे उन्होंने कहाँ से कहाँ उन्होंने अपने करियर में इतना बड़ा ग्राफ उन्होंने तय किया। तो ये सारी डिटेलिंग आपको उनके इस इंटरव्यू में दिखेंगी, जो मुकेश खन्ना साहब ने उनके साथ किया था। वो भी काफ़ी दुखी हो गए थे जब उनको ये डेथ का पता चला था। वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गए थे कि कुछ महीने पहले ही उनके साथ ये उन्होंने शूट किया था।
तो उन्होंने भी काफ़ी खेद जताया था, वो भी जानते थे राजू श्रीवास्तव से, और उनकी सेहत के बारे में उनको भी थोड़ा बहुत पता था। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और इतनी जल्दी तो उनको नहीं जाना था। लेकिन खैर चले गए, लेकिन छोड़ गए बहुत सारी यादें। और क्या करें, यादों के सहारे ही जीना पड़ता है। इंसान चला जाता है और छोड़ जाता है बहुत सारी यादें। और यही तो बात है कि बस जाने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो कुछ भी नहीं देखे जाता, क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है सिवाय यादों के। तो ऐसे ही होता है, और काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा उनका जाना, और काफ़ी मिस किया सब ने, और अभी भी आई एम श्योर सब उन्हें मिस करते होंगे। क्योंकि वही वाली बात है, जिसने इतने लोगों को हंसाया वो चुपचाप बिना किसी को बताए जल्दी से चुपके से कहाँ निकल गया, किधर चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, और हम लोग बस ढूंढते ही रह गए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ अपनी शेयर करना चाहती थी, और राजू श्रीवास्तव जी को याद करना चाहती थी। क्योंकि जितना भी मैं उन्हें जान पाई हूँ, अच्छे इंसान थे, सीधे साधे इंसान थे। मैंने उनका जूम टीवी पर भी एक शो देखा था, मतलब एक इंटरव्यू सुना था कि ऑलमोस्ट फेमस, तो उसमें भी वो आए थे, बात कर रहे थे सिमी चंडोक के साथ। ये बात कुछ 2009 या 10 के आसपास की है। तो काफ़ी मैंने उनको, उनकी जर्नी मैंने देखी है, उनका करियर ग्राफ को थोड़ा करीब से देखा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में बात करूं और बताऊं कि उनके जाने के बाद ये कॉमेडी इंडस्ट्री कितनी सूनी हो गई है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अच्छा टैलेंट जो है वो जाता जा रहा है। और अब यही तो वजह है कि अब पहले के ज़माने में जब कॉमेडी मूवीज़ बनती थी तो 100% होता था कि भाई कॉमेडी मूवी है तो हंसी तो आएगी ही आएगी। लेकिन अब कोई कॉमेडी मूवी पता चलता है कि ये कॉमेडी मूवी है तो अब शक ही रहता है। इंसान पहले तो हॉल में घुसता ही नहीं है, और अगर घुस गए तो पिक्चर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो कहता है कि यार मैंने सोचूंगा मैंने अपने पैसे में आग लगा ली, ऐसे ही सोच कर जाता है, क्योंकि कुछ करने को है नहीं तो चलो पिक्चर ही देख लेते हैं। चलो ये रिलीज़ हुई है, कहते हैं कि ये कॉमेडी है तो चलो रिस्क लेके देखते हैं। भाई बाइकों में जाने का रिस्क लेने से अच्छा है कोई एडवेंचर स्पोर्ट करके, जान को जोखिम में डाल के एडवेंचर करने से अच्छा है तो चलो ये कॉमेडी फिल्म देख लो। नहीं आएगी हंसी तो सो नींद तो आ जाएगी, तो ऐसे करके देखते हैं। बट पहले के ज़माने में बड़े हम लोग एक्साइटमेंट होती थी हमें, अरे ये कॉमेडी पिक्चर है, अरे फन एंटरटेनमेंट से भरी हुई। पर तो अब तो खैर पता ही है कोई गारंटी होती नहीं है। गारंटी देते तो सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं कि भाई कॉमेडी फिल्म है, लेकिन कॉमेडी होती नहीं है। थ्रिलर बोलते हैं तो थ्रिलर नहीं होता। सस्पेंस बोलते हैं, अच्छा ढंग का सस्पेंस नहीं होता। तो अब तो वही वाली बात है, बट पहले जो बोलते थे वो होता था फिल्म में। और यही वजह है कि ऐसे स्टार्स की वजह से ही जो है हमें कॉन्फिडेंस होता था कि ये इस फिल्म में है या ये इस शो में है तो भाई कमाल होगा, धमाल होगा। लेकिन अब वो नाम ही नहीं रहे, वो चेहरे ही नहीं रहे, वो लोग ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ तो और कह नहीं पाऊँगी। बस जाते जाते अपने चैनल के माध्यम से राजू जी को दिल से धन्यवाद। जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो भी खूबसूरत यादें उन्होंने हमें दी हैं, उसके लिए दिल से उनका हम धन्यवाद करते हैं। और जहाँ भी हों वो खुश हों, सबको हंसाए। उनकी पत्नी ने भी यही बोला था कि बस जहाँ भी जाएंगे उम्मीद करती हूँ सबको हंसाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी बीमार इंसान का इलाज करवाओ, लेकिन हम बट मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी दुखी इंसान को अगर आप हंसाते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी चैरिटी ही है, उसको बिना किसी स्वार्थ के। और सुनील पाल ने बताया था कि बहुत मदद करते थे वो लोगों को,
एक तरीके से नए टैलेंट को इनकरेज करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई इनसिक्योरिटी या किसी भी तरह का कोई उनको रहता था, और बहुत मदद करते थे। ये सुनील पाल जी ने ही बताया, और अपने अनुभव भी सुनील पाल जी ने शेयर किए थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो वही वाली बात है कि अच्छे सच्चे लोग जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वो अपने जैसे लोगों को ही आगे, सच्चे अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं और उनके जैसे लोग ही ढूंढते हैं। जो बुरे इंसान होते हैं वो बुरे लोगों का साथ ढूंढते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों का साथ ढूंढते हैं। तो यही वजह है कि सुनील पाल जी उनके टच में थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपनी जड़ों को, कहाँ से वो आए हैं, वो उसे कभी नहीं भूले थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। और उनके बोली में, उनके अस्तित्व में, व्यक्तित्व में जो है वो चीज़ें झलकती भी थी और जेन्युइन थी। ऐसा नहीं था कि कोई दिखावा था। तो वो अपने आप को बिल्कुल खुली किताब की तरह, अपने बारे में एक बच्चे की तरह सब बात किया करते थे, और बस ऐसे ही उनका अस्तित्व था। और हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। हमारी यादों में, हमारी खूबसूरत यादों में राजू श्रीवास्तव जी हमेशा रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।